गाइस वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विजन आईएएस की पीटी 365 जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की है। तो काफ़ी टॉपिक हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ पे आईटी एंड कंप्यूटर्स में देख रहे थे, जिसमें कि नेशनल स्ट्रैटेजी ऑन ब्लॉकचेन और 5G टेक्नोलॉजी को हमने डिस्कस कर लिया है। आज स्टार्ट करेंगे लाइफाई टेक्नोलॉजी, देन इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मेटावर्सेस, ड्रोन रेगुलेशन इन इंडिया। तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे न्यू पता चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की लेसन, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो यहाँ पे हमने लास्ट देखा था कि 5G टेक्नोलॉजी, तो 5G 4G 3G ये सब हम लोग बैकएंड में जाकर यहाँ पे डिस्कस किए थे। काफ़ी चीज़ें यहाँ पे आपको पता चल गया होगा। अगर आपने प्रीवियस लेसन नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके, यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइट फिडेलिटी टेक्नोलॉजी, दिस इज़ लाइफाई टेक्नोलॉजी। ओके, तो अभी हुआ क्या है इसमें, स्टूडेंट्स एजुकेशनल और कल्चर मूवमेंट ऑफ लद्दाख है ये इंस्टीट्यूट जो है, यहाँ पे अब ये लाइफाई नेटवर्क यहाँ पे आ चुका है। तो वाईफाई नेटवर्क आपने सुना होगा, अब ये कुछ न्यू है, इससे वन स्टेप मोर है ये। और लाइफाई टेक्नोलॉजी, तो देखिए लाइट फिडेलिटी है। तो यहाँ पे देखिए लाइट फिडेलिटी है, इट मीन्स कि ये एक वायरलेस ऑप्टिकल नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है जिसमें कि लाइट को यूज़ कर रहे हैं। और ये भी कैसी लाइट, तो एलईडी, जो कि लाइट इमिटिंग डायोड है, और इसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। अब ये एक आपको न्यू टेक्नोलॉजी लग रही होगी कि एलईडी लाइट को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि डेटा को ट्रांसमिट कर सके। तो इससे क्या है ना कि यहाँ पे क्या होगा कि एलईडी जो लाइट बल्ब है, इससे क्या होगा कि ये एक पल्सेस ऑफ लाइट जो है वो इमिट करेगा, और ये अनडिटेक्टेबल होता है ह्यूमन आई के लिए। इट मीन्स कि आप देखो कि जो एलईडी लाइट है वो जहाँ तक रोशनी पहुँचता है वहाँ तक अगर आप देखो तो आंखें, अगर आप अपने ह्यूमन आई से देखो तो वहाँ तक आपकी आंखें नहीं पहुँच पाएगी। और विद इन दोज इमिटेड पल्सेस डेटा कैन ट्रैवल टू एंड फ्रॉम रिसीवर। इट मीन्स कि जितना दूर हम लोग देखने में कोशिश लगाएंगे उतनी ही दूर आप देखो कि ये जो एलईडी लाइट होती है ये पहुँच भी जाती है, वहाँ तक डेटा को पहुँचा भी देगी और डेटा को वापस ले भी आएगी। तो ये जो ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें कि डेटा जो है वो बहुत ही फास्ट तरीके से ट्रांसमिट हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग एलईडी लाइट को यूज़ कर रहे हैं। ये है लाइफाई। लाइफाई आप देखो एक लाइन ऑफ साइट टेक्नोलॉजी में ये स्ट्रिक्टली जो है इस तरीके से नहीं बंधा हुआ है। इट मीन्स कि डेटा रेट जो है ना, ये लाइन ऑफ साइट पे डिपेंड नहीं करता है कि कितनी दूरी तक ये लाइट जा रहा है, बट ये सिग्नल क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि एक डिवाइस की जो है सिग्नल क्वालिटी कैसी है, सिग्नल कितनी स्ट्रेंथ है। अगर सिग्नल स्ट्रेंथ होगी तो ऑब्वियस है कि ये जो आपका लाइट है वो दूर तक जाएगा, यानी कि डेटा रेट जो है वो बेटर तरीके से यहाँ पे आपका ट्रांसमिट हो पाएगा। तो इसलिए ये मत सोचिएगा कि जितनी दूर तक लाइट जा रही है उतने ही फास्ट तरीके से यहाँ पे आपका डेटा जो है वो ट्रांसमिट होगा। ये लाइट के साइट पे डिपेंड नहीं करता है, ये यहाँ पे आपका जो है क्वालिटी, सिग्नल क्वालिटी पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे लाइफाई सिस्टम को हम लोग यूज़ क्यों कर रहे हैं, कोई ना कोई एडवांटेज होगा तभी तो हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, नहीं तो भैया वाईफाई में ही खुश है। तो लाइफाई सिस्टम कहने का मतलब है कि ये अल्ट्रा फास्ट डेटा कनेक्शन है। आज के डेट में क्या है ना कि कुछ भी जो है वो स्लो नहीं पसंद है, हर कुछ फास्ट होना चाहिए। तो टेक्नोलॉजी जिस तरीके से आप देखो कि अपडेट होते जा रही है, न्यू आपकी टेक्नोलॉजी आते जा रही है, तो जस्ट बिकॉज क्योंकि हर एक न्यू टेक्नोलॉजी में आपको देखने को मिलेगा कि वो पुराने टेक्नोलॉजी के कंपैरिजन में कुछ ना कुछ फास्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ये फास्ट, अल्ट्रा फास्ट डेटा कनेक्शन है। अर्बन एरिया जो शहरी क्षेत्र है यहाँ पे काफ़ी यूज़फुल है। वहीं अगर रेडियो स्पेक्ट्रा देखें तो ये कंजेस्टेड होता है। तो वही अगर हम लोग रूरल एरिया में देखें जहाँ पे फाइबर ऑप्टिक केबल्स है और नेटवर्क जो है वो उतना रिचेबल नहीं है, क्योंकि आप गांव तक देखते हो कि बहुत दूर ग्रामीण इलाके में आपको जो है नेटवर्क मिलेगा ही नहीं। वहाँ पे आपका 3G तो छोड़ो 4G तक भी नहीं वहाँ पे ऑपरेट हो पा रहा है, क्योंकि ये जो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स है ना ये अर्बन एरिया में तो पूरी तरीके से बिछी हुई है। इसलिए आप देखो कि आज की डेट में आपको कनेक्शन अच्छा मिल जाता है। लेकिन यही अगर आप गाँव में चले जाओ या फिर इंटीरियर एरिया में चले जाओ तो वहाँ पे इंटरनेट यूज़ करना थोड़ा टफ हो जाता है, जस्ट बिकॉज क्योंकि वहाँ पे फाइबर ऑप्टिक केबल्स नहीं है। तो कोई बात नहीं, फाइबर ऑप्टिक केबल्स नहीं पहुँच पाया तो ये टेक्नोलॉजी तो पहुँच जाएगी ना, लाइफाई सिस्टम पहुँच जाएगी, जिससे कि आप जो है इंटरनेट फास्ट तरीके से यूज़ कर सको। अब जैसे वाईफाई है तो यहाँ पे रेडियो वेव यूज़ होता है डेटा ट्रांसमिशन को, तो वहीं अगर हम लोग लाइफाई की बात करें तो ये लाइट को यूज़ करते हैं डेटा ट्रांसमिशन का। सो दिस इज़ द कॉमन डिफरेंस बिटवीन वाईफाई एंड लाइफाई। वाईफाई में क्या है, रेडियो वेव से, एंड लाइफाई में क्या है, लाइट है। ओके, अब देख लेते हैं कि वाईफाई और लाइफाई में डिफरेंस क्या है। तो ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, इसको लास्ट मोमेंट में आप रिवाइज जरूर कर लेना। तो देखिए लाइफाई की अगर हम लोग बात करें तो ये काम कैसे कर रहा है, तो लाइफाई जो डेटा ट्रांसमिट कर रहा है ये लाइट को यूज़ करके किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एलईडी बल्ब वगैरह जो आप घर पे भी इस्तेमाल करते हो।
वाईफाई की बात करें तो इसमें डेटा ट्रांसमिट होता है, लेकिन इसमें रेडियो वेव का इस्तेमाल किया जाता है। और वाईफाई आपको यूज़ करना होता है तो एक राउटर लगाया जाता है। एक राउटर होता है इस तरीके का जिसमें कि आपके ये खंबे होते हैं, ओके। तो यहाँ पे इसके थ्रू जो है ये रेडियो वेव्स होता है जो सिग्नल पकड़ता है, तब आप लोग नेटवर्क यूज़ कर पाते हो। वहीं अगर वाईफाई की देखें तो इसमें कुछ नहीं है, बस एलईडी बल्ब जैसे आपके घर पे लगा है तो एलईडी बल्ब की ही यहाँ पे ज़रूरत है। इंटरफेरेंस की बात करें तो यहाँ पे वाईफाई में क्या है कि इसमें इंटरफेरेंस इश्यूज़ नहीं है, जैसे आप देखो रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव में भी नहीं है। तो अगर हम लोग वाईफाई की बात करें तो इसमें इंटरफेरेंस इश्यूज़ जो है वो नियर बाई एक्सेस पॉइंट में ही होगा, जो भी राउटर वगैरह होता है तो वहीं पे आप देखो कि अगर उसी के अगल बगल आपके फ़ोन वगैरह है तो ही आपका उसका नेटवर्क कैच करेगा। प्राइवेसी की अगर हम लोग बात करें तो वाईफाई में क्या था कि जो रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल है ना, ये दीवारों से भी पास हो जाता है। तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा टेक्निक को एम्प्लॉय करने की ज़रूरत है जिससे कि हम लोग डेटा ट्रांसफ़र को सिक्योर कर सकें। लेकिन वाईफाई में आप देखो कि यहाँ पे लाइट जो है ना वो दीवारों से पास होकर दूसरी दीवार तक तो नहीं चला जाता है। अब आप एक रूम में है, आप समझो कि घर है, घर में आपके 3 रूम्स हैं। एक रूम में अगर आप यहाँ पे एलईडी बल्ब लगाए हो तो इसी एलईडी बल्ब की रोशनी क्या दूसरे रूम में भी चली जाती है, यानी कि दीवारों को चीरते हुए ये रोशनी जो है आपके दूसरे रूम में जा रही है या फिर तीसरे रूम में जा रही है? तो ऐसा तो नहीं हो पाता है ना। ओपेक है, यानी कि रूम में आपकी चारों ओर वॉल है तो वहीं तक ये आपकी रोशनी रहेगी। तो आप समझ सकते हो कि अगर वहीं तक रोशनी है तो यहाँ पे आपका ज़्यादा से ज़्यादा डेटा सिक्योर हो पा रहा है। अब वाईफाई में क्या था कि रेडियो वेव था। अब भैया यहाँ पे आप वाईफाई लगा दियो, राउटर लगा दियो, और इससे क्या है कि यहाँ पे आपका जो है पूरी तरीके से यहाँ पे जितना भी 10 मीटर तक ये रेडियस तक आपका यहाँ पे रेडियो वेव रहेगा, तो कोई भी आराम से बैठ के वाईफाई का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब आप देखते हो अगर घर में आपका राउटर है और अगल बगल आप देखो कि क्या होता है कि अगर आपने उसमें पासवर्ड नहीं लगाए तो कोई भी वाईफाई ऑन करके आराम से जो है आपके घर के अगल बगल 10 मीटर के रेडियस में वो अपना वाईफाई इस्तेमाल करता है। तो इसमें क्या होता है कि जो डेटा ट्रांसमिशन होते हैं ना वो इतना सिक्योर नहीं होता है। तो इसलिए प्राइवेसी के मामले में अगर देखें तो वाईफाई इज़ मोर सिक्योर एज़ कंपेरिजन टू वाईफाई, ओके। अब डेटा ट्रांसफ़र स्पीड देख लेते तो ऑब्वियस है कि ये अल्ट्रा फास्ट है। तो यहाँ पे आप देखो 1 गीगाबाइट पर सेकेंड है, और वहीं अगर हम लोग यहाँ पे वाईफाई में देखें तो 150 Mbps है। तो ये काफ़ी डिफरेंस है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन की अगर हम लोग बात करें कैसे काम कर रहे हैं तो यहाँ पे 10,000 टाइम्स ये फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है रेडियो का, यानी कि 10,000 टाइम्स ये फास्टर है, ठीक है। वहीं अगर कवरेज डिस्टेंस देखें तो ये आप देख सकते हो कि वाईफाई की कितनी है 32 मीटर है, लेकिन अगर वाईफाई का देखोगे तो आप कम होगा। कम इसलिए होगा क्योंकि वॉल वगैरह अगर आ जाते हैं, बैरियर आ जाता है, तो एलईडी लाइट जहाँ तक जा रहा है बस वहीं तक ये आपका काम करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि कवरेज डिस्टेंस जो है वो वाईफाई की कम है और वाईफाई की ज़्यादा है, ओके। डेटा डेंसिटी की बात करें तो यहाँ पे आप देखो कि वाईफाई में क्या है कि ये जो है हाई डेंस इन्वायरमेंट के साथ यहाँ पे काम होता है। वहीं अगर वाईफाई की बात करें तो ये डेंस इन्वायरमेंट में वाईफाई जो है कम काम करता है, क्योंकि इंटरफ्रेंस से रिलेटेड इश्यूज़ यहाँ पे निकल कर आ जाते हैं। तो डेंस में अगर जहाँ पे डेंस इन्वायरमेंट है तो वहाँ पे वाईफाई बेटर तरीके से काम करेगा, लेकिन जहाँ पे डेंस इन्वायरमेंट नहीं है तो वहाँ पे आपका वाईफाई ज़्यादा बेटर तरीके से काम करेगा। सो दीज आर द बेसिक पॉइंट्स जहाँ पे आप समझ सकते हो कि हाँ वाईफाई से कैसे डिफरेंट है। फाइन, अब देख लेते हैं यहाँ पे VLC टेक्नोलॉजी भी है। इससे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, PYQ जब आपने सॉल्व किया होगा तो इसमें आपको ये VLC टेक्नोलॉजी देखने को मिला होगा, विजिबल लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ये वेवलेंथ यूज़ करते हैं जो 375 से लेकर 780 नैनोमीटर तक होता है, और इसमें पॉसिबल है कि जो एलिमिनेशन है उसको हम लोग अचीव करें, डेटा ट्रांसफ़र को हम लोग अचीव करें बाय द मीन्स ऑफ LED वगैरह। साथ ही VLC की बात करें तो यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो है वो फास्टर तरीके से ट्रांसमिट होता है। जैसे ब्लूटूथ से अगर आप डेटा ट्रांसमिट देखते हो तो बहुत स्लो होता है, लेकिन वही अगर आप VLC देख लो यानी कि विजिबल लाइट कम्युनिकेशन देख लो तो यहाँ पे जो आपका डेटा ट्रांसफ़र होता है वो बहुत फास्ट तरीके से होता है। VLC में आप देखो तो इसमें कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस नहीं है। सो दिस इज़ द गुड पार्ट, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट वाईफाई, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपका टेक्नोलॉजी है। तो आपको पता है कि UPSC प्रीलिम्स में क्या होता है कि न्यू टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, और जो सबसे ज़्यादा फेमस टेक्नोलॉजी है जैसे कि आप देख सकते हो कि ब्लूटूथ ये आपका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काफ़ी फेमस है। तो इस पर हर बार जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे ही आप देखो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ये भी काफ़ी फेमस टेक्नोलॉजी है, इस पर काफ़ी हद तक काम हो रहा है और इसको और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो ये सारी कुछ एक फेमस टेक्नोलॉजी है जिस पे आप एकदम से श्योर हो सकते हो कि इससे क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो साइंस एंड टेक में अगर आपको ऐसा भी लगता है कि कौन से टॉपिक पढ़ना चाहिए कौन से टॉपिक नहीं पढ़ना चाहिए, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करो, इससे आपको टिप्स एंड ट्रिक्स जरूर पता चल जाएगा कि UPSC का फेवरेट एरिया कौन सी है। तो दो ही चीज़ है, एक जो फेमस होते हैं टेक्नोलॉजी, और सेकंड जो अगर कोई न्यू इन्वेंशन हो रही है तो इन दोनों पे सवाल पूछा जाता है UPSC के द्वारा। अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात कर लेते हैं कि इस बार ये न्यूज़ में क्यों है, क्या नया यहाँ पे आया। तो रिसेंटली क्या है कि टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर
इनके द्वारा कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर सिक्योरिंग कंज्यूमर इंटरनेट ऑफ थिंग्स ये रिलीज़ किया गया। तो एक कोड ऑफ प्रैक्टिस है कि कैसे जो है यहाँ पे इंटरनेट ऑफ थिंग्स को इस्तेमाल करें और ये कैसे जो है कंज्यूमर के लिए यहाँ पे ज़्यादा सिक्योर हो सके। इससे पहले अगर हम लोग आगे बढ़े तो आप ये समझो कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स नाम से नहीं पता चल रहा है कि ये है क्या। अगर मैं हमेशा कहती हूँ कि नाम से ही मीनिंग फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए, बट यहाँ आप फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहने का मतलब है कि एक सीमलेस कनेक्टेड नेटवर्क है। इट मीन्स कि ऐसा नेटवर्क है जो कि आपको दिख नहीं रहा है, और ऐसा नेटवर्क है जिसमें कि कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन बिटवीन टू गैजेट। जब गैजेट आपस में बात करने लगते हैं तो ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, ठीक है। इसमें आपका डिवाइसेस है, ऑब्जेक्ट्स है, आइडेंटिफायर है, मशीन टू मशीन ये कम्युनिकेशन होती है। अब हमारी तो ज़रूरत ही नहीं है, गैजेट ही आपस में बात करके अपना काम कर ले रहे हैं। इन जनरल टर्म्स अगर हम लोग देखें तो इसमें वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी थिंग्स हो जिसको हम लोग इंटरनेट नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपके फ़ोन हो गए, टैबलेट हो गए, पीसी हो गई, ये सब इसका पार्ट नहीं है, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आपके फ़ोन्स, टैबलेट, पीसीज ये सब नहीं आते हैं। तो क्या आता है इसमें, ये भी आगे मैं बताने वाली हूँ। ये आपका स्पेशली जो है कनेक्टेड थिंग के साथ आता है, जिसमें कि आप देखो कि सेंसर होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर होता है, कुछ अदर टेक्नोलॉजीज़ होते हैं जो कि यहाँ पे डेटा को रिसीव करने के लिए भी अलाउ करते हैं, साथ ही इसको ट्रांसमिट करने के लिए भी अलाउ करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आपका क्या क्या है, तो इसमें सेंसर है, सॉफ्टवेयर है और अदर टेक्नोलॉजीज़ है, ठीक है। ट्रेडिशनली अगर हम लोग देखें तो कनेक्टिविटी को यहाँ पे मेनली वाईफाई के साथ ही अचीव किया जाता है, कि जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है यानी कि दो गैजेट है आपका, मान लीजिए कि सॉफ्टवेयर वगैरह अगर काम करना है किसी दो डिवाइस में, तो यहाँ पे इंटरनेट की ज़रूरत है, वाईफाई के साथ है। आज के डेट में आप 5G दे सकते हो। अदर टाइप के जो नेटवर्क प्लेटफॉर्म है ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, जैसे कि हम लोग लार्ज डेटा सेट को यहाँ पे हैंडल कर सके, और वो भी स्पीड के साथ, रिलायबिलिटी के साथ, ठीक है। साथ ही अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम लोग क्रिएट कर पाएंगे बहुत सारे वर्टिकल्स में, जैसे कि पावर सेक्टर हो गया, ऑटोमोटिव सेक्टर है, सेफ्टी एंड सर्विलांसेस है, रिमोट हेल्थ मैनेजमेंट है, एग्रीकल्चर है, स्मार्ट होम्स और स्मार्ट सिटीज़ है। तो ये सब आप लोग देखोगे कि अलग अलग है, जिसमें कि हम लोग यहाँ पे स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद अब हम लोग ये समझने की ज़रूरत है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स ये काम कैसे करते हैं। फाइन, अगर काम कैसे करते हैं ये समझिएगा तो मैं पहले समझाना चाहूँगी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स की यूजेस कहाँ कहाँ हैं। इसके अगर आप इस्तेमाल समझ जाओगे तब आप समझोगे कि ये काम कैसे कैसे होता है। अगर घर में देखें तो ऑब्वियस है कि हम लोग घर में भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं स्मार्ट टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पे स्मार्ट अगर टेम्परेचर कंट्रोल करना है, जैसे आपके घर में एयर कंडीशन है, रेफ्रिजरेटर है, तो उसमें जैसे मौसम चेंज होता है तो उस हिसाब से आपको भी चेंज करना होता है। तो अगर आप उसको फ़ोन से कनेक्ट कर लेते हो, सेम अगर ब्रांड के होते हैं तो फ़ोन से अगर आपका कनेक्ट हो जाता है ये गैजेट, तो आपस में ये लोग बात कर लेते हैं, आपके फ़ोन में भी शो करेगा कि रूम का टेम्परेचर कितना है और एयर कंडीशन में टेम्परेचर कितना है। तो स्मार्ट तरीके से ये ऑटो जो है इसको एडजस्ट कर लिया जाता है, जितना रूम का टेम्परेचर है उस हिसाब से आप देखते हो कि एयर कंडीशन भी अपना जो है टेम्परेचर एडजस्ट कर लेते हैं। सो व्हाट इज़ दिस इज़ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो कि हम लोग घर पे भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही ऑप्टिमाइज एनर्जी यूज़, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी यूज़ नहीं हो, कम से कम हो, उसके लिए भी हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर में देखें तो ऑब्वियस है कि इंडस्ट्री में इतने सारे मशीन्स होते हैं तो उनमें आपस में आपका कम्युनिकेशंस होगा। साथ ही क्वालिटी कंट्रोल करना है, जैसे कि आप देखो कि मशीन से जब से काम करना स्टार्ट हुआ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है, तब से आप जानते हो कि क्वालिटी जो है वो बेटर हो गया है। तो ऑब्वियस है कि जब मशीन टू मशीन यहाँ पे कम्युनिकेशन होगा तो क्वालिटी कंट्रोल तो ज़्यादा ही हो पाएगा, यानी कि यहाँ पे क्वालिटी पे फोकस किया जाएगा। ऑटोमेटिव अगर हम लोग देखें तो व्हीकल ऑटो यहाँ पे डायग्नोसिस है, कि जैसे आज के भी डेट में आप देखो कि जितनी भी यहाँ पे गाड़ियाँ आ रही हैं उन सब में क्या है कि सेंसर है। जितने भी ऑटोमेटिक व्हीकल्स हैं, 4 व्हीलर हो गए, तो वो क्या होता है कि उसमें सेंसर होते हैं। साथ ही वहाँ पे आप देखो कि ये ऑटो डायग्नोज हो जाते हैं। अगर आप वहाँ पे सिस्टम से कनेक्ट करते हो तो सिस्टम से कनेक्ट करके ही पता चल जाता है आज की डेट में कि गाड़ियों में क्या क्या प्रॉब्लम है। ओके, स्मार्ट पार्किंग भी होता है, ये आपको पता है, पहले ही सिग्नल दे दिया जाएगा, आपके गाड़ी में बता दिया जाएगा कि पार्किंग करना कहाँ ज़्यादा सेफ़ है। एग्रीकल्चर में अगर हम लोग बात करें तो ऑब्वियस है कि ऑफ स्प्रिंग क्लियर आएगा, यहाँ पे क्रॉप मैनेजमेंट बेहतर तरीके से कर पाएंगे। अगर यहाँ पे आप देखो कि गैजेट है, जो गैजेट को हम लोग इस तरीके से इंटरनेट ऑफ थिंग्स की कनेक्शन है, तो इसमें हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए क्रॉप की मैनेजमेंट कैसे करनी है, यानी कि यहाँ पे आपको सेंसर के थ्रू पता चलेगा कि हाँ इस फसल में पानी की आवश्यकता कितनी है। साथ ही उस सेंसर से पता चलेगा कि हाँ जो सॉइल की क्वालिटी है वो कैसी है, उसमें न्यूट्रिएंट की मात्रा कितनी है, साथ ही पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत है कि नहीं है। तो ये सब कुछ सेंसर के थ्रू जो है ये पता चल जाएगा। वहीं अगर मिलिट्री फील्ड में देखें तो येस, मिलिट्री फील्ड में आप देखो सिचुएशन अवेयरनेस के लिए है, थ्रेट एनालिसिस के लिए है। मिलिट्री फील्ड में अगर हम लोग देखें तो ये चीज़ें देखा जाता है कि कितना यहाँ पे थ्रेट मिल रहा है और थ्रेट किस हिसाब से है। साथ ही मेडिकल फील्ड में तो बहुत ज़्यादा इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज़ हो रहा है, ऑप्टिमाइज़ किया जा रहा है, यानी कि पेशेंट का जो केयर है
आज के डेट में आप देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नर्स वगैरह भी आ चुकी है, और सब कुछ जो है आप देखते हो ह्यूमन पावर को, ह्यूमन लेबर को यहाँ पे कम किया जा रहा है, मशीन को ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो पेशेंट केयर है वो कम से कम यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएगा, और पेशेंट को जो है यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सही तरीके से केयर मिल पाएगा। साथ ही वेरेबल फिटनेस डिवाइस है, जैसे कि आज की डेट में आप लोग जो है ये स्मार्ट वॉच ये सब आप लोग पहनते हो, तो ये क्या है, ये एक फिटनेस डिवाइस है जो कि आपको बताता है कि एक दिन में आपने 1000 स्टेप्स चला कि नहीं, आपकी हार्ट बीट कैसी है, आपका जो है ऑक्सीजन लेवल कितना है। तो ये सारी चीज़ें हमें फिटनेस बैंड से भी पता चल जाता है। साथ ही अगर इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फॉरेस्ट फायर डिटेक्शन, ये बहुत आसान होगा कि अगर यहाँ पे सेंसर है, सॉफ्टवेयर है, तो उसके थ्रू हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि फॉरेस्ट में जो जंगलों में आग लग जाती है तो उसको डिटेक्ट करना आसान हो जाएगा। साथ ही अगर हम लोग देखें तो स्पेसिस ट्रैकिंग, यानी कि कोई भी अगर यहाँ पे जीव जंतु है वो कहाँ जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, उनको उनके सेंसर से हम लोग यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। और साथ ही अगर हम लोग बात करें तो रिटेल में देखें तो थेफ्ट जो प्रोटेक्शन है वो यहाँ पे इनको मिल सकता है। इंडिविजुअल को यहाँ पे जो डराया जाता है उनको भी अगर हम लोग देखें तो इसमें भी ये प्रोटेक्ट हो सकते हैं। इन्वेंट्री कंट्रोल है, अगर कोई नई न्यू चीज़ इन्वेंट किया जा रहा है तो उसको भी यहाँ पे बेटर तरीके से देखा जा सकता है। मार्केटिंग वगैरह पे बेटर तरीके से फोकसिंग हो सकती है। इट मीन्स कहने का मतलब है कि यहाँ पे ऑलराउंड आप देख सकते हो कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स का जो यूजेस है वो एक ही पर्टिकुलर फील्ड में ये आपका सीमित नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आपका अनलिमिटेड स्कोप देखने को मिल रहा है। तो अब ये काम कैसे करता है ये समझिए। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के इकोसिस्टम अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे वेब अनेबल्ड स्मार्ट डिवाइस है, यानी कि एक दूसरे से कनेक्टेड है सिस्टम, जिसमें कि आपका प्रोसेसर होता है, सेंसर होता है, कम्युनिकेशन हार्डवेयर होते हैं, और ये तीनों मिलकर क्या करते हैं कि इन्वायरमेंट से जितने भी डेटा है उसको यहाँ पे कलेक्ट करते हैं, एक दूसरे को सेंड करते हैं, और उस डेटा पे जो भी ज़रूरत है इन्वायरमेंट के लिए उस पर एक्ट भी करते हैं। साथ ही आप देखो कि सेंसर डेटा को यहाँ पे शेयर भी किया जाता है। सेंसर कहने का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा ये टेक्नोलॉजी है जो कि सेंस करके पता कर लेता है, इसको कोई डेटा फिट करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये जहाँ पे भी जाता है ये सेंस करके पता चल जाता है कि वहाँ की क्या स्थिति है, क्या पोजीशन है। समटाइम्स अगर हम लोग देखें तो ये सारे जो डिवाइस है वो अदर रिलेटेड डिवाइस के साथ भी ये कम्युनिकेट करते हैं, और साथ ही अगर हम लोग देखें तो ये जो डिवाइस है ये काम करते हैं बिना ह्यूमन इंटरफेरेंस के। ऑब्वियसली इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आप देखो कि यहाँ पे सबसे पहली बात ये होती है कि ह्यूमन इंटरफेरेंस की ज़रूरत ही नहीं है, ये डिवाइस आपस में बात कर लेते हैं और काम भी कर लेते हैं, बहुत ही बेटर है। ऑल द पीपल जो है वो यहाँ पे डिवाइसेस के साथ तो इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि डिवाइस को ओपन करना ये सारा काम तो ह्यूमन बीइंग का ही है, बिना डिवाइस को ओपन किया हुआ डिवाइस ऑटो ओपन नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अब इससे क्या क्या फ़ायदा हो गया, तो फ़ायदा यही है कि इससे हमारा जो कम्युनिकेशन बिटवीन जो डिवाइसेस चल रही है इसको और ज़्यादा इंकरेज किया जा रहा है। यहाँ पे क्या है कि M2M कम्युनिकेशन है। M2M कम्युनिकेशन की बात करें तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए हेल्प किया जाता है। इससे क्या होता है, यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलेगा और जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है वो कहीं ना कहीं मेंटेन हो पाएगा। M2M इंटरैक्शन से अगर हम लोग देखें तो एफिशिएंसी बेटर तरीके से निकल पाएगा, तो एक्यूरेट जो रिजल्ट है इसको हम लोग फास्ट तरीके से यहाँ पे ऑप्टेन भी कर पाएंगे। यानी कि आप देखो कि जो मशीन काम करती है उसमें एक्यूरेसी फास्ट तरीके से निकल कर आता है। एप्लीकेशन अगर हम लोग देखें कि इसका जो इस्तेमाल है वो यहाँ पे इंक्रीज़ होते जाएगा बेटर मैनेजमेंट करने के लिए, जिससे कि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इम्प्रूव हो सके। लेकिन कहीं ना कहीं चैलेंजेस होती है, ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है जो कि आप देखो कि 100% परफेक्ट होती है, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, चैलेंजेस होती ही है। जैसे अगर हम लोग ऑनलाइन डेटा की बात करते हैं तो आपको पता है कि वॉयलेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, डेटा ब्रीच की भी प्रॉब्लम निकल कर आती है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम लोग इस तरीके का मशीन पर डिपेंडेंट हो जाए तो फिर क्या ही कहना। आज के भी डेट में आप देखो कि हम लोग मशीन पे कुछ ज़्यादा ही डिपेंड हो गए हैं, हमें जो है यहाँ पे बिना मोबाइल के तो जिया ही नहीं जाता है। आपसे अगर 10 मिनट के लिए भी मोबाइल अगर आपसे छीन लिया जाए तो आपका बीपी या तो बहुत लो हो जाएगा या तो बहुत ही हाई हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि किस हद तक आप मोबाइल फ़ोन पे डिपेंड हो चुके हो। साथ ही बहुत सारे ऐसे गैजेट है, अगर घर आते हो तो टीवी है, गर्मी है तो रेफ्रिजरेटर चाहिए, घर में बैठे हो गर्मी है तो एयर कंडीशन चाहिए, बाहर जा रहे हो तो आपको 4 व्हीलर 2 व्हीलर चाहिए। तो इस कदर हम लोग टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंसी हमारी बढ़ चुकी है। तो इस तरीके का अगर और टेक्नोलॉजी यहाँ पे इन्वेंट हो रहा है और इस तरीके का इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ रहा है जो कि काम आसान कर दे रहा है आपका, तो यहाँ पे और परेशानी बढ़ने वाली है। कॉम्प्लेक्सिटी है ऑपरेशन में, समटाइम्स आप देखो कि इसका काम करने के तरीके में भी जो है कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिला है। साथ ही यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो एम्प्लॉयमेंट जो मैनुअल स्टाफ का है वो भी कम हो रहा है, क्योंकि अगर आपस में ही मशीन बात करने लगेंगे तो ऑब्वियस है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे स्टाफ्स लोगों की कमी होगी। अब यहाँ पे आप देखो कि हमारे देश में जो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स को बहुत हद तक यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है सरकार के द्वारा भी, लेकिन कैसे प्रमोट किया जा रहा है ये समझते हैं। 2015 में इंटरनेट ऑफ थिंग्स पॉलिसी को ड्राफ्ट किया गया था
और इस चीज़ को देखते हुए कि हम लोग यहाँ पे कनेक्टेड और स्मार्ट जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेस्ड सिस्टम है उसको हम लोग कंट्री के इकॉनमी, सोसाइटी, इन्वायरमेंट और ग्लोबल नीड्स के लिए लेकर आएंगे। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी है इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए, जो कि बैंगलोर में सेटअप किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और नैस्कॉम के द्वारा। साथ ही आंध्र प्रदेश की बात करें तो ये यहाँ पे इंटरनेट ऑफ थिंग्स हब भी है और पहली इस तरीके की यहाँ पे आपको इंटरनेट ऑफ थिंग्स हब देखने को मिलेगा भी। गवर्नमेंट के द्वारा अगर हम लोग देखें तो ये नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018 आई थी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा इसको रिलीज़ किया गया था। और ये मॉडर्न रियलिटीज़ जो है आज के डेट में टेलीकॉम का, जो कि 5G टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन है, इन सबको यहाँ पे सेटिस्फाई करने के लिए कि इसका बेटर तरीके से यूज़ हो सके, इसकी जो भी चैलेंजेस है उसको ओवरकम कर सके, उसके लिए लाया गया है। एज़ पर अगर हम NDCP के बारे में देखें तो इकोसिस्टम जो है इसको क्रिएट किया गया है फॉर 5 बिलियन, जो कि यहाँ पे कनेक्टेड डिवाइस का है। तो ये एक टारगेट रखा गया है कि 2022 तक 5 बिलियन कनेक्टेड डिवाइस को यहाँ पे एक इकोसिस्टम बनाया जाएगा। 2021 में क्या हुआ है कि गवर्नमेंट के द्वारा ये कहा गया कि ऑटोमेटिक रूट से 100% FDI दिया गया है टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में, जो कि पहले 49% था। अब देखिए FDI क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। इट मीन्स कि फॉरेन की जो कंपनी है वो इन्वेस्ट करेगी इंडिया के, फॉरेन के कोई इंडिविजुअल इन्वेस्टर है वो इंडिया के किसी कंपनी में, किसी सेक्टर में, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में आकर वो इन्वेस्ट करेंगे। तो इन्वेस्ट करने का तरीका दो तरीके से होता है, एक होता है ऑटोमेटिक रूट और एक होता है गवर्नमेंट रूट। गवर्नमेंट रूट में क्या है कि सरकार को यहाँ पे इंडिविजुअल जो इन्वेस्टर है या फिर कोई कंपनी है जो इन्वेस्ट करना चाहती है, उनको इंडिया के गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिक रूट में क्या होता है, यहाँ पे कि अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट रूट में क्या होता है कि यहाँ पे अप्रूवल लेने की ज़रूरत है, सरकार से अप्रूवल मिलेगा तभी आगे जाकर जो है आप किसी कंपनी में, कोई भी सेक्टर में जाकर यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे 100% FDI है, यानी कि जिसको भी लगता है कि यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए तो वो ऑटोमेटिक रूट, यानी कि सरकार से पूछने की ज़रूरत नहीं है, अपने आगे यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, सो ये पूरी बात रही हमारे इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब क्या क्या गाइडलाइन लाया जा रहा है जिससे कि कंज्यूमर इंटरनेट ऑफ थिंग्स को सिक्योर किया जा सके। तो ऑल जो यहाँ पे आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस है, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होगा, जो कि हर एक डिवाइस का अपना यूनिक होगा, कोई भी पासवर्ड आपका रिपीटेड नहीं होगा। सेकेंड है कि डिस्क्लोज जो वल्नरेबिलिटीज़ है वो यहाँ पे टाइमली मैनर पे काम करेंगे। सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है जो कि सिक्योर होना चाहिए। साथ ही अनयूज्ड वो फंक्शनैलिटी है जो कि डिसेबल यहाँ पे देखने को मिलेगा, वो होना चाहिए। सिक्योरिटी सेंसिटिव डेटा है, यानी कि अगर आप लोग देखो कि जो भी डेटा यहाँ पे आपका रखा जा रहा है, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन हो रहा है, तो दोज डेटाज आर वेरी सेंसिटिव इन नेचर। तो जो भी सेंसिटिव डेटा होती है उनको सिक्योर करना सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है। और इसको इनक्रिप्ट किया जाएगा, यानी कि यहाँ पे कोई भी डेटा है तो उसको यहाँ पे कोडिंग लगा के पहले उसको इनक्रिप्ट किया जाएगा। जैसे कि अगर मान लीजिए कि नाम ही है यहाँ पे डेटा, तो डेटा यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, इसको इनक्रिप्ट करके 1 2 3 हम लोग बना दिए हैं, जिससे कि ये सिक्योर रहता है, कोई भी मीट में इसको जो है आपका रीड नहीं कर सकता। इन केस जो डिवाइस है वो अगर कलेक्ट कर रही है और पर्सनल डेटा को ट्रांसमिट कर रही है, तो यहाँ पे जो भी स्टोर यहाँ पे सिक्योरली इसको स्टोर करना है, यानी कि जो भी इस डेटा को स्टोर किया जा रहा है वो सिक्योर तरीके से होना चाहिए। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंटरनेट ऑफ थिंग्स। कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, दिस इज़ मेटावर्सेस। तो मेटावर्से है क्या, रिसेंट स्टडी में आप देखो इंडिया जो है टॉप 5 कंट्री में आ चुके हैं, वो भी मेटावर्स प्रोजेक्ट में। तो मेटावर्स प्रोजेक्ट अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे कहा जाता है कि एक ब्लॉकचेन बेस्ड गेम्स है, एप्लीकेशन है, जो कि वर्चुअल वर्ल्ड में ये सेट किया गया है। अब आप लोग आज के डेट में देखो कि गेम्स के जो यहाँ पे एडिक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। पहले क्या था कि लोग जो है बाहर जाके खेलते थे, आउटडोर गेम्स जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता था, बच्चे बाहर जाके खेलना पसंद करते हैं। बट आज के डेट में आप देखो इतने अच्छे ग्राफिक्स के साथ जो है आपके मोबाइल में, डेस्कटॉप में, तो वर्चुअल वर्ल्ड में गेम्स बहुत अच्छे हाई लेवल के आ रहे हैं। उसी में आपको PUBG याद होगा जो अब यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। तो इससे क्या था कि लोग पड़े रहते थे, यानी कि एकदम लगे रहते थे ये सब जो है मोबाइल वगैरह में। तो इस तरीके के गेम्स जो है वो प्ले टू अर्न मॉडल में है, यानी कि आप खेलते जाओ, नेक्स्ट लेवल आप स्टेज पार करते जाओ और अर्न करते जाओ, ठीक है। साथ ही वहीं गेमर्स जो है इनको भी रिवॉर्ड किया जाता था कि आप गेम में इन्वेस्ट भी कर सकते हो, यानी कि एक तो दूसरी जगह आप देखते हो कि लूडो वगैरह ऐसा गेम है जिसमें कि आप अर्न भी कर सकते हो, लेकिन कुछ ऐसे भी गेम हैं जो कि नेक्स्ट लेवल अगर आपको क्लियर करना है और नेक्स्ट लेवल ओपन करना है तो उसके लिए आपको इन्वेस्ट भी करना होगा, पैसे देने भी होंगे। तो ये काम किस पे करता है, तो ये हो गया आपका मेटावर्स प्रोजेक्ट, जो कि आज की डेट में आप ऑनलाइन गेम वगैरह देख रहे हो। तो मेटावर्स जो है इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि बहुत सारे एलिमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी का ये कॉम्बिनेशन है। इसमें वर्चुअल रियलिटी भी है, ऑगमेंटेड रियलिटी भी है और वीडियोज़ है जहाँ पे आप लाइव भी देख रहे हो, लाइव भी खेल रहे हो। ये सारी टेक्नोलॉजी जो है एप्पल, गूगल, अमेज़न और माइक्रोसॉफ्ट जो है इन सब के साथ मिलकर यहाँ पे इसको लाया गया है।
अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी ये सब क्या है। तो इस पे ऊपर जो है आप देखो प्रीवियस ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इन दोनों का डिफरेंस। वर्चुअल रियलिटी जो कि आप समझ सकते हो कि कंप्यूटर का यूज़ करना, और इसमें एक इंसान है जो कि आर्टिफिशियल 3D विजुअल के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। जैसे गेम्स हो गया आपका वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट, तो इसमें क्या है कि अगर आप खेल भी रहे हो तो यहाँ पे 3D डायमेंशन के लोग होते हैं, उनके साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हो। तो ये जो आपका वर्चुअल रियलिटी है, ये क्या है कि वर्ल्ड को क्लोज कर रहा है और ट्रांसपोज कर रहा है, यानी कि एक इंडिविजुअल जो है उनको कंप्लीट इमर्शन एक्सपीरियंस मिल रहा है। इट मीन्स कि आप बंद कमरे में बंद होकर एक मोबाइल ऑन करो और उसमें आपके जो वर्चुअल इंडिविजुअल है उसके साथ आप कनेक्ट करके खेलो। ऑगमेंटेड रियलिटी क्या है कि इसमें जो आपका रियल फिजिकल वर्ल्ड है इसके वर्जन को इन्हांस करना, यानी कि हम लोग इसको कैसे अचीव कर सकते हैं। तो जो डिजिटल विजुअल एलिमेंट है, साउंड है, अदर सेंसरी स्टिमुलाई है जो कि टेक्नोलॉजी के द्वारा डिलीवर किया जाता है, तो इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि पोकेमॉन गो यहाँ पे गेम था, तो अब आप समझ सकते हो कि वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट और जो पोकेमॉन गो है इनमें काफ़ी अंतर था। पोकेमॉन गो क्या है कि आप बैठ के बस वो कार्टून देखते रहो और साथ ही साथ वो गेम देखते रहो। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल वर्चुअल रियलिटी में क्या होता है कि आपको भी लगेगा कि आप उस गेम का पार्ट हो, आप वहाँ पे प्ले कर रहे हो, ठीक है। इसी से एक वर्ड निकल कर आता है होलोग्राम। सो व्हाट इज़ होलोग्राम? होलोग्राम क्या है? ये भी वर्चुअल आपका 3D इमेज है जो कि यहाँ पे लाइट बीम्स के इंटरफ्रेंस से ये आपका क्रिएट होता है। वहीं अवतार है। अवतार अगर हम लोग मेटावर्स में देखें तो ये रिप्रेजेंटेशन है किसी इंडिविजुअल का वर्चुअल वर्ल्ड में। और ये जो डिजिटल अवतार है इससे क्या है कि लोगों को यहाँ पे अनेबल किया गया है कि आप कुछ काम कर सकते हैं, जैसे कि एक्चुअल ह्यूमन बीइंग जो है वो डिजिटली क्रिएटेड वर्ल्ड में है। इट मीन्स कि आप कुछ ऐसे गेम्स वगैरह खेलते हो जिसमें कि आप जैसे पबजी था, तो ये क्यों इतना फेमस हुआ? जस्ट बिकॉज कि लोग उसको रिलेट कर पा रहे थे। लोगों को लगता था कि वो वहाँ पे है, उस तरीके के जंगल में अगर गोली वाली चला रहे हो तो आपको भी लगता है कि आप ही यहाँ पे फायर कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि एक ऐसा इफेक्ट होता है कि आपको लगता है कि वो वर्चुअल वर्ल्ड रियल वर्ल्ड है। ओके, प्लेटफॉर्म है, डेवलपर है, यूज़र डिस्टिंक्शन है। अब प्लेटफॉर्म उसको हम लोग कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे यूट्यूब भी प्लेटफॉर्म है जिसके बेसिस पे मैं यहाँ पे वीडियो अपलोड करती हूँ और आप लोग वहाँ घर बैठे देख पा रहे हो। तो सेम इसी तरीके से एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बच्चे आकर यहाँ पे जो है लोग खेलते हैं, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है? तो काम देखो यहाँ पे बहुत आसान है। यहाँ पे डिजिटल टूल का ही इस्तेमाल होता है। और जो मेटावर्स का आइडिया है, इसका आइडिया है कि लोगों को कनेक्ट करना, जगह को कनेक्ट करना और मल्टीपल इन्वायरमेंट में जो है लोगों को यहाँ पे कनेक्ट करना, जगह को कनेक्ट करना, थिंग्स को कनेक्ट करना। तो ये चीज़ें आप देखते हो। साथ ही ये जो मेटावर्स है इसमें क्या है कि वर्चुअल, ऑगमेंटेड और जो फिजिकल रियलिटी है उसको मर्ज करना, और जो आपके इंटरेक्शंस है ऑनलाइन है और रियल लाइफ है, इसके बीच में जो लाइन है इसको ख़त्म करना। जैसे आपको लगता होगा कि अगर आप बाहर जाते हो, तो अगर आप क्रिकेट खेलते हो बाहर जाकर, तो आपको लगता है कि आप यहाँ पे जो है फिजिकली प्रेजेंट हो, आप वहाँ पे बॉलिंग कर रहे हो, बैटिंग कर रहे हो, तो दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। बट जब आप उसी गेम को, क्रिकेट को जब आप ऑनलाइन प्ले करते हो, ऑनलाइन खेलते हो डेस्कटॉप वगैरह में, तो फिर आप घर बैठे रहते हो लेकिन आपको लगता है कि आप भी वहाँ पे खेल रहे हो। तो ये क्या होता है कि दोनों दो चीज़ है, एक कहीं पे आप फिजिकली प्रेजेंट हो, एक आप मेंटली प्रेजेंट हो। तो इसके बीच का जो डिफरेंस है ना, ये मेटावर्सेस जो प्रोजेक्ट है ये इसको ख़त्म कर देता है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि 7 लेयर्स ऑफ मेटावर्सेस। तो क्या क्या है? सबसे पहले क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है कि हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन है। आज के डेट में हम लोग कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे उड़ रहे हैं। अगर 5G मिल जा रहा है, 4G है, तो इस तरीके से हाई अगर स्पीड की जो टेक्नोलॉजी अगर रहती है तो उससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे इस्तेमाल कर पा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग यूज़ भी कर पा रहे हैं। उसके बाद ह्यूमन इंटरफ्रेंस की भी बात की जाती है। ह्यूमन इंटरफ्रेंस कैसे होता है कि अगर आप ये सारे गेम खेल रहे हो, पबजी वगैरह भी खेल रहे हो, तो कैसे खेलोगे? इसमें आपको डिवाइस की ज़रूरत होगी, या तो मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, वॉइस होना चाहिए, वेरेबल होना चाहिए, साथ ही स्मार्ट ग्लासेस वगैरह होना चाहिए। जैसे आप देखते हो 3D मूवी देखने के लिए जो है उसमें एक अलग तरीके का ग्लास आता है जिसको आप पहन के ही देख सकते हो। डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे एज कंप्यूटिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट वगैरह है, ब्लॉकचेन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये सेंट्रलाइज नहीं है, ये पूरी तरीके से स्कैटर है। वहीं अगर स्पेशल कंप्यूटिंग की बात करें तो स्पेशल कंप्यूटिंग में क्या होता है कि यही है कि यहाँ पे वर्चुअल ऑगमेंटिंग है, वर्चुअल रियलिटी है, ऑगमेंटेड रियलिटी है, ये सब है। क्रिएटर इकॉनमी की बात करें तो यहाँ पे डिज़ाइन, टूल्स, ये सारी चीज़ें हैं। डिस्कवरी की बात करें तो यहाँ पे न्यू जो आपका गेम वगैरह है ये सब डिस्कवर होते रहते हैं। कुछ यहाँ पे सोशल क्यूरेशन है, यहाँ पे रेटिंग वगैरह है, स्टोर्स वगैरह है, ये सब आपका जो है डिस्कवर होता है। एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे गेम्स है, सोशल यहाँ पे स्पोर्ट्स है, थिएटर है, शॉपिंग है, तो ये सब एक्सपीरियंसेस है जो लोग यहाँ पे लेते हैं। ओके, सो ये सब यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये काम करता है। और यहाँ पे 7 लेयर्स है मेटावर्स का।
ओके। सो ये सारी जो टेक्नोलॉजी है ना, ये आप देख सकते हो कि मेटावर्स से भी आज की डेट में क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन इनडायरेक्टली आप यहाँ पे देखो कि जो वर्चुअल रियलिटी है, ऑगमेंटेड रियलिटी है, इससे तो क्वेश्चन पूछ लिया गया ना। तो मे बी ये ज़रूरत हो सकता है, ये आप देख सकते हो कि मेटावर्स प्रोजेक्ट से भी आपसे पूछा जा सकता है कि एक्चुअली ये है क्या। तो मैं आपको यही चीज़ें बोलूँगी कि थोड़ी थोड़ी जो आपको नॉलेज है वो हर एक टॉपिक के बारे में होना चाहिए, कि अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ दे, कभी कभी बहुत सिंपल क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो एटलीस्ट वो सारे क्वेश्चन का जो है आपके हाथ से नहीं निकलना चाहिए, सिली मिस्टेक नहीं करना है। फाइन। तो गाइस आज के लिए बस इतनी ही रखती हूँ। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे ड्रोन रेगुलेशन देखेंगे, विच इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, और ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो, और या फिर इंटरव्यू भी है, तो उसमें भी आपसे इस तरीके का पूछा जा सकता है। क्योंकि आज के डेट में आप देख रहे हो कि क्या चल रहा है, ड्रोन अटैक ही चल रहे हैं। पहले क्या होता था, युद्ध होता था, वॉर होता था, तो लोग हथियार लेकर आ जाते थे, लेकिन आज की डेट में आप देखते हो कि लोगों को आने की फील्ड में ज़रूरत नहीं है, वो घर बैठे रहेंगे और ड्रोन से ही यहाँ पे वॉर होगी। तो ये चीज़ है कि ड्रोन को हमारे देश में रेगुलेट किया जा रहा है, कई तरीके से इसको डिवाइड भी किया गया है। तो ये काफ़ी लेंथी, थोड़ी सी लेंथी आर्टिकल है, थोड़ा इसमें टाइम देना पड़ेगा, तो इसलिए मैं नेक्स्ट डे यहाँ पे ये लेसन लेकर आऊँगी, जिससे कि आपको मैं यहाँ पे बेटर तरीके से ये लेक्चर प्रोवाइड कर सकूँ। तो अगर आज की लेसन अगर आपको पसंद आती है तो उसके लिए आप लाइक कर सकते हो, और डेली बेसिस में हमारे यहाँ लेसन देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलती हूँ कल इसी टाइम पे इसी लेसन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।